गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए 11th क्लास में अब जो वीडियो चल रहे थे उसमें कल का जो वीडियो आपने देखा महासागरों में जल लवणता उसके बारे में, आज अपन देखते हैं भूकंप के बारे में। इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें। देखिए मुख्यतः आपने पृथ्वी की उत्पत्ति देखी पिछले वीडियो में, जो शुरुआती जो वीडियो थे उनमें पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया था आपको कि प्रारंभ में सूर्य के पास से एक तारा गुजरा जिसकी गति अधिक और जिसमें आकर्षण शक्ति थी। सूर्य से उसने एक पदार्थ को अलग किया, ध्यान में है। मुख्यतः जिस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति थी उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी भूगोलवेत्ताओं के लिए एक पहेली के रूप में है, क्योंकि न तो पृथ्वी के आंतरिक भाग तक कोई पहुंच सका और न ही वहां पर पहुंचने की संभावना है। देखिए मुख्यतः पृथ्वी की संरचना में आपने पढ़ा, पृथ्वी की 3 परतों के बारे में मैंने बताया था आपको, भूपटल, मेंटल, क्रोड, जिसमें 6371 जो अंतिम जो क्रोड था पृथ्वी की गहराई का वो मैंने आपको बताया था। देखिए मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान बिल्कुल सीमित ज्ञान है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य सी बातें जानते हैं, केवल अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ठीक प्रकार से जान सकते हैं। देखिए मुख्यतः पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी में जो अप्रत्यक्ष प्रमाणों की अपन बात करते हैं तो मुख्यतः गहराई के साथ साथ जो तापमान की स्थिति है, घनत्व है, दबाव है, ये सारी जो बातें, चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण है, इन सारी बातों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। उन्हीं में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से एक घटना है कौन सी? भूकंप। आते हैं बिंदु पर, भूकंप के बारे में अपन जानते हैं। देखिए भूकंप के प्राकृतिक घटना है। भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। मुख्यतः पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप लाती है। भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा के कारण से पृथ्वी में तरंगे उत्पन्न होते हैं, वो तरंगे संपूर्ण पृथ्वी की ओर जाती हैं जो भूकंप लाने में सहायक होती हैं। पृथ्वी के जिस केंद्र से ऊर्जा निकलती है, भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, उसे कहा जाता है भूकंप का उद्गम केंद्र, या पर कह सकते हैं उसे अवकेंद्र। यानी जिस मान लो ये पृथ्वी का अंतरतम बिंदु है जहां से भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये जो भूकंपीय ऊर्जा निकलती है तो ये क्या हो गया? ये हो गया भूकंप का उद्गम केंद्र हो गया। आया समझ में? या अवकेंद्र भी अपन इसे कह सकते हैं। और मुख्यतः धरातल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के निकटतम है, यानी धरातल पर सबसे पहले जहां पर भूकंप आने का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? वो अभिकेंद्र कहलाता है। जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उद्गम केंद्र, और धरातल पर सबसे पहले जहां पर भूकंप आने का अनुभव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। यानी सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को
सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को कहां पर महसूस किया जा सकता है? अभिकेंद्र पर ही महसूस किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन, भूकंपीय तरंगों का मापन किससे किया जाता है? भूकंप लेखी, जिसे क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का मापन सीस्मोग्राफ से किया जाता है। देखिए मुख्यतः जब भूकंप, बिल्कुल सामान्य बातें बता रहा हूं भूकंप की आपको, जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से प्रारंभ होता है, उद्गम केंद्र समझिए ना, पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहां से भूकंप की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मुख्यतः जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से प्रारंभ होता है तो मुख्यतः कितनी प्रकार की तरंगे? 3 प्रकार की जो तरंगे हैं वह 3 प्रकार की तरंगे पर कह सकते हैं कि धरातल पर पहुंचता है। अरे समझ में कि 3 प्रकार की तरंगे, और 3 प्रकार की तरंगे कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 पी तरंग, नंबर 2 एस तरंग, और नंबर 3 एल तरंग। जब भूकंप अपने उद्गम केंद्र से प्रारंभ होता है तो कितनी प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की तरंगे कौन कौन सी? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। आ रहा है समझ में? देखिए सबसे पहले देखते हैं पी तरंग क्या है। बिल्कुल सामान्य बात बता रहा हूं। पी का मतलब है प्राइमरी वेव्स। पी तरंग कौन सी तरंग होती है? आप कह सकते हैं इसको कौन सी तरंग? प्राथमिक तरंग भी अपने इसको पी तरंग को कह सकते हैं। क्या होती है? तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये प्राथमिक का मतलब सबसे पहले पहुंचती। ये तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं जो हमारे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। आ रहे समझ में? और इसी कारण से क्या कहा जाता है? पी तरंग। और देखो सबसे प्रमुख बात, जो पी तरंग होती है वो हमारे धरातल के ठोस भाग से भी, द्रव भाग से भी और गैस भाग से भी, तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। भाई हमारा जो धरातल है वो 3 माध्यम है धरातल की, ठोस भी है, कहीं द्रव भी है, कहीं गैस भी है। जो पी तरंग है वह, देखो ध्यान दीजिए, प्राथमिक तरंग क्या है? पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पहली बात, यह तीव्र गति से हमारे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। दूसरी बात, पी तरंग तीनों माध्यम, ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यमों से मुख्यतः अपने ये कह सकते हैं गुजर सकती है, पहुंचती है। आ रहा है समझ में? तो तीनों माध्यमों से गुजरती है। इसके बाद में दूसरी आती है एस तरंग, जिसे आप क्या कह सकते हो? द्वितीय तरंग, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी तरंग के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात, जैसे प्राथमिक तरंग कितने माध्यमों से गुजरती थी? 3 माध्यम, ठोस, द्रव, गैस। अब जो सेकेंडरी, जो द्वितीय जो तरंग है वो 3 माध्यमों से नहीं गुजर सकती। मुख्यतः एस तरंग है वो केवल कौन से माध्यम से गुजरती है? यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। अरे समझ में? यानी एस तरंग ठोस माध्यम के बाद में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है एस तरंग। और मुख्यतः भूकंपीय जो तरंगे हैं, जब इनका संचलन होता है, जब भूकंपीय तरंगे चलती हैं तो एक कंपन उत्पन्न होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, भू यानी धरातल का, कै यानी कंपायमान हो जाना, धरातल पर कंपन की स्थिति बन जाना। आ रहा है समझ में? तो चट्टानों में कंपन उत्पन्न होता है। मुख्यतः प्राथमिक तरंगों से कंपन की दिशा
जो होती है वो मुख्यतः पर ये कह सकते हैं दिशा के समानांतर, यानी जिधर भी तरंग होती है उधर ही कंपन की स्थिति बनती है। आ रहा है समझ में? धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक जो भी क्षति होती है, जो नुकसान होता है वह मुख्यतः इसी तरंगों से होता है। और मुख्यतः हमारे धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसा भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे धरातल पर कुछ क्षेत्र ऐसा भी होता है जहां पर भूकंपीय तरंगों का मापन नहीं किया जा सकता, जहां सीस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंपीय तरंगों का मापन नहीं किया जाता, उनको कहा जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? धरातल के ऐसे क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार का सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखन के माध्यम से अभिलेखित नहीं हो सकता, वो क्षेत्र कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। अब भूकंप मापन का मतलब जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, कितनी तेज भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता का जो मापन होता है वो किस पर होता है? रिक्टर स्केल। किस पर होता है? रिक्टर स्केल पर होता है। मुख्यतः भूकंप का जो रिक्टर स्केल होता है या जो तीव्रता का मापन होता है वो हमेशा 0 से 10 के बीच में ही होता है। आ रहा है समझ में? और मुख्यतः भूकंप की जो आघात की तीव्रता होती है, आघात का मतलब होता है कितनी जल्दी नुकसान पहुंचा रहा है, वह है मर्केली स्केल। तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल, आघात का मापन मर्केली स्केल पर मापा जाता है 1 से 12 तक। आ रहे समझ में? अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अपन यदि भूकंप की बात करें, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर यदि अपन भूकंप की बात करें कि भूकंप कितने प्रकार का होता है, तो देखिए, विवर्तनिक भूकंप, एक ज्वालामुखी जन्य भूकंप, एक होता है नियात भूकंप, एक होता है विस्फोट जनित भूकंप, यानी अनेक प्रकार के जिस कारण से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उस कारण को आधार मान करके उत्पत्ति के आधार पर भूकंप का मापन या भूकंप का नामकरण किया जा सकता है। आया समझ में? ये भूकंप की सामान्य बातें हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये सामान्य महत्वपूर्ण जानकारियां हो गई भूकंप की। आ रहे समझ में? अब सबसे पहले हमारे पास में प्रश्न क्या है? भूकंप क्या है? भूकंप किसे कहें? देखिए, सामान्य भाषा में भूकंप का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी का कंपन। सामान्य भाषा में भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन होता है। यानी हमारी जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी की चट्टानों में अचानक संचरण होने की स्थिति, हमारी भूपर्पटी की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में अचानक संचरण होना, गति होना, कंपन होना, यह अचानक संचरण होना, गति होना या जो कंपन होने की जो स्थिति है उसे मुख्यतः क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। भूकंप अपन ये भी कह सकते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण से तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण से तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कि सभी दिशाओं में फैल करके कंपन उत्पन्न करती है। ये तो हो गए भूकंप का अर्थ, भूकंप की परिभाषा। अब प्रश्न यहां पर यह है, भूकंप की उत्पत्ति के विषय में। भूकंप की जो उत्पत्ति है
यह उत्पत्ति किस प्रकार होती है? देखिए, भूपटपटी पर कभी भी ये नहीं होता, मुख्यतः जो ऊर्जा निकलती है वह केवल भ्रंशों पर निकलती है। जो दरारें होती हैं या भ्रंशों के किनारे किनारे पर ही क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। भूपटपटी की शैलों में, भ्रंश का मतलब भूपटपटी की जो चट्टानें होती हैं उनमें पर ये कह सकते हैं जो दरारें होती हैं, उन दरारों को क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। उन भ्रंशों में से ही ऊर्जा का क्या होता है? उत्पन्न होती है। और मुख्यतः भ्रंश के दोनों ओर जब चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती हैं, भ्रंश के दोनों ओर जब चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो ऊपर का जो चट्टान का खंड होता है वो दबाव डालता है, जिसके कारण से आसपास घर्षण के कारण से आसपास का जो क्षेत्र होता है वह अपन ये कह सकते हैं परस्पर उसे बांधे रखता है, जिससे घर्षण का प्रभाव है वह घर्षण का प्रभाव अचानक कंपन की स्थिति उत्पन्न करता है। या ये कहे कि शैलखंड विकृत होकर के एक दूसरे से अचानक विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, जिसके कारण से हमारे धरातल पर क्या उत्पन्न हो जाती है? ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में कि जो शैलखंड है वो विस्तृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो जाए? खिसकाव हो जाए, जिससे हमारे धरातल पर क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण से हमारे धरातल पर क्या प्रारंभ हो जाता है? कंपन प्रारंभ हो जाता है। और उस कंपन की स्थिति को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? फिर मैंने आपको बताया भूकंप के प्रकारों के बारे में। जैसे एक मैंने बताया आपको कौन सा? विवर्तनिक भूकंप, नियात भूकंप, एक बताया आपको ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ये क्या है? देखिए, विवर्तनिक भूकंप क्या है? जब चट्टानों के सरकने के कारण से भूकंप आता है उसे विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। विवर्तनिक भूकंप किसे कहते हैं? जब चट्टानों के सरकने के कारण से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे विवर्तनिक भूकंप। फिर दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप किसे कहें? जब हमारे धरातल पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो आंतरिक भाग से निकलने वाला लावा ऊपरी चट्टानों को धक्का लगाता है। ज्वालामुखी भूकंप क्या है? जब हमारे धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा होता है वह लावा ऊपर स्थित चट्टानों पर क्या लगाता है? दबाव लगाएगा, नहीं लगाएगा? तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा नीचे से ऊपर की ओर आता है तीव्र गति से और ऊपर स्थित चट्टानों को वो लावा क्या लगाता है? धक्का लगाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होता है? जो भूकंप आता है उसे ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहा जाता है। नियात भूकंप मुख्यतः उसे कहते हैं कि जो भी ये खनन क्षेत्र होते हैं जहां पर खनिज वगैरह निकलते हैं या भूमिगत खदान होती हैं, वहां पर क्या विस्फोट के कारण से अनेक प्रकार के जो झटके महसूस किए जाते हैं, मुख्यतः उसे नियात भूकंप कहा जाता है। परमाणु विस्फोट व रासायनिक विस्फोट के कारण से जब धरातल पर कंपन होता है उसे विस्फोट भूकंप कहा जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भूकंपों की स्थिति बनती है। कोई दिक्कत? एक मैंने आपको बताया भूकंपीय तरंगों की स्थिति, जो कि भूकंप वाले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भूकंपीय तरंगों की स्थिति। तो भूकंपीय तरंगों में ये 3 तरंगें आपको ठीक प्रकार से ध्यान रखनी है। आगे देखो, भूकंप छाया क्षेत्र के बारे में, जो कि पहले मैंने आपको बताया था। देखिए, मुख्यतः भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है? हमारे धरातल का वह भाग
जहां पर भूकंप लेखी या सीस्मोग्राफ के द्वारा अभिलेखन नहीं होता वो क्षेत्र कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। यानी मुख्यतः एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। ये नहीं है कि सब भूकंपीय छाया क्षेत्र एक समान होते हैं ना, एक भूकंप छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। सीस्मोग्राफ भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी में, देखो जो सीस्मोग्राफ होता है वो क्या करता है कि 105 डिग्री के भीतर दूरी में ही पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। और भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वो दोनों तरफ के लिए छाया क्षेत्र। देखो भूगोलवेत्ताओं का क्या मानना है कि जो सीस्मोग्राफ होता है यानी जो भूकंप लेखी होता है वो 105 डिग्री के भीतर ही 105 डिग्री तक ही पी तरंग और एस तरंग का अभिलेखन करता है, लेकिन 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का सीस्मोग्राफ के द्वारा अभिलेखन नहीं होता, क्योंकि अभिलेखन का आतंक होता है 105 डिग्री तक। तो यहाँ पर जो भूकंप की स्थिति बनती है 105 डिग्री से 145 डिग्री, ये क्या है भूकंपीय छाया क्षेत्र है। अरे समझ में, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि कारण 105 डिग्री से दूर क्षेत्र में एस तरंग नहीं पहुंचती। एस तरंग का क्षेत्र छाया क्षेत्र और पी तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत होता है, अधिक विशाल होता है। यह मुख्यतः सामान्य बात थी भूकंपीय छाया क्षेत्र की। आ रहा है समझ में। इसके अतिरिक्त भूकंपीय जो तरंगे हैं इनके प्रभावों की अपन बात करें जिनसे होकर के तरंगे गुजरती हैं, तो देखिए मुख्यतः उन क्षेत्रों के अंतर्गत एकाएक कंपन उत्पन्न की स्थिति बन जाती है। मुख्यतः इस प्रकार का जो कंपन होता है, जो दबाव पड़ता है, उससे घनत्व में अंतर आता है। चट्टानों के अंतर्गत संकुचन फैलाव की स्थिति बनती है। एस तरंगों का जो ऊर्ध्वाधर तल है उसके समकोण पर जो है वो तरंगे उत्पन्न करती है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भूकंप की हानि की अपन बात करते हैं तो अपन बिल्कुल सर्वविदित है हानि बहुत अधिक हानियां होती है, क्योंकि भूकंप एक अल्पकालिक घटना होती है और उस अल्पकालिक घटना में बहुत अधिक नुकसान की स्थिति मुख्यतः भूकंप के द्वारा हमारे धरातल पर बनती है। मुख्यतः जान माल का नुकसान तो होता ही होता है भूकंप से, साथ ही साथ भूकंप के कारण से कई बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाती हैं। मुख्यतः लोग बेघर हो जाते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार की एक प्राकृतिक आपदा होती है जिसका बचाव मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के ये भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताएगी केवल आपके सिलेबस के आधार पर। कल का अपन जो बिंदु देखेंगे वो बिंदु देखेंगे कल अपन ज्वालामुखी के बारे में। देखिए मेरा उद्देश्य केवल अपन ये नहीं, मैं सिलेबस जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी कोई भी टॉपिक के विस्तार से नहीं, केवल एक उस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से भेजी है। उम्मीद है सामान्य जानकारी आपको ठीक प्रकार से समझ में आ रही होंगी। विस्तार से भी अपन प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बातें भाई भूकंप क्या है या कोई भी टॉपिक आपने जो पढ़ा है उनके बारे में अपन ठीक प्रकार से समझ सके, ठीक प्रकार से जान सके, उसके लिए उनका सामान्य परिचय होना बहुत जरूरी है। एक बात और, होमवर्क आप कर रहे होंगे जहां तक मुझे ध्यान में है, पहले भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो वीडियो वगैरह आपको भेजे जाते हैं आपने बुक में देखा होगा, बुक के अनुसार वीडियो आपके चल रहे हैं। जो टॉपिक वीडियो में है, जो वीडियो आपको भेजा गया है वो टॉपिक आपको आपकी बुक में मिला होगा। ज्यादा भी नहीं तो आप उसको समझ करके या तो
बुक के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं वो आप अपने फेयर कॉपी में कर लें। लेसन नंबर 1 से लगभग अपने अधिकांश बिंदु हो चुके, बाकी जो रह गए वो हो रहे हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो, जो बिंदु आपको नहीं आ रहा हो, वो आप डाउट में रखें। डाउट का जो ऑप्शन है उसमें लिखें, तुरंत आपको उसका उत्तर भेजा जाएगा, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन ये नहीं हो भाई कि 15-20 वीडियो हो गया यार, आपने अभी तक फेयर कॉपी स्टार्ट नहीं की, फेयर कॉपी आपने डाली ही नहीं। बुक आपके पास अवेलेबल है, बुक में टॉपिक दिए गए हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा वगैरह सारे बुक में दे रखी है, वीडियो आपको भेजा जा रहा है। तो मुख्यतः कम से कम जो लेसन वाइज जो प्रश्न उत्तर जो दे रखे हैं बुक के माध्यम से, वो आप एक बार कर लें। सब प्रश्नों के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे 100%। फिर भी यदि कोई आपको ऐसा डाउटफुल प्रश्न लगे तो आप मुझे भेजें, लेकिन होमवर्क साथ के साथ करते रहें। जितने भी आपके 7-8 लेसन जितने हो गए, उन लेसन क्या आपके पास में होमवर्क होना चाहिए। जैसे 12th क्लास के जो वीडियो चल रहे हैं, मैंने 12th क्लास के बच्चों से देखा था, लगभग उन्होंने 12 या 13 लेसन तक के जो नोट्स वगैरह थे, जो टॉपिक थे, वो कंप्लीट कर लिए, प्रश्न उत्तर वगैरह कंप्लीट कर लिए। तो आप भी ऐसा करें। 11th क्लास वाले भी विशेष रूप से ये नहीं भाई नहीं वीडियो देख लिया बस हो गया काम, ऐसा नहीं। मुख्यतः जो लेसन जो टॉपिक आपके हो गए, कम से कम उसके प्रश्न उत्तर नोट्स वगैरह मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए होमवर्क अपन कर रहे हैं। तो उम्मीद है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो आज से स्टार्ट कर देंगे, और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ध्यान में होमवर्क भी चेक होगा। डेट आपको मिलने वाली है जल्दी ही कि किस डेट को आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, इसी महीने में। तो फिर कंप्लीट होना ही चाहिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। आज इतना ही, शेष देखेंगे अपन कल।